Hello guys, welcome to my YouTube channel उत्तराखंड ऑफिसर्स पाथ विद सिमरन। सो टुडे हम हिंदी की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। मैंने हिंदी के जो उत्तराखंड रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है मेंस का, उसमें हिंदी का मैंने पहला टॉपिक समास कंप्लीट करा दिया था। आज मैं दूसरा टॉपिक संधि कंप्लीट करा दूंगी इस क्लास में। ठीक है, पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। इसमें संधि क्या होता है, संधि की परिभाषा, संधि कितने प्रकार की होते हैं, क्या संधि के भेद होते हैं, क्या उदाहरण होते हैं, ये सब मैं कराऊंगी। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। व्हाट इज संधि? पहले तो शब्द रचना के अंतर्गत चार चीजें आती हैं आपकी। पहला है आपका संधि, दूसरा समास, तीसरा उपसर्ग, चौथा प्रत्यय। समास हमने कर लिया था, आज हम करने वाले हैं संधि। फिर धीरे धीरे उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी ये क्या होते हैं। तो आज हम संधि पे डिस्कशन करेंगे। संधि कितने प्रकार की होती है पहले ये देख लीजिए, फिर मैं संधि की परिभाषा बताऊंगी आपको। संधि क्या होती है? तीन प्रकारों की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये तीन मेन प्रकार होते हैं संधि के। स्वर संधि, व्यंजन संधि एंड विसर्ग संधि। ओके, तो संधि होता क्या है? व्हाट इज संधि? संधि होता क्या है? संधि क्या होता है आपका? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो विसर्ग है वो संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला जो विसर्ग है वो आपका संधि कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आप समझ लीजिए, शरण आगत क्या बन जाता है? शरणागत। ये आ बड़ा आ, ये आ की मात्रा बन गया यहाँ। शरणागत, आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये उदाहरण के तौर पे है। आगे लंबा डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देती हूँ। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे हम विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, तो आपका जो संधि में आपको डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है। मैं अपनी जो मैंने हैंड रिटन लिखी है पहले मैं वो बताती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में भी बता दूंगी। आपको सिंपल बस इतना ध्यान रखना, संधि दिमाग में आएगा तो ये कहना है कि दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होने वाला जो विकार है, या कह सकते हो आप स्वाभाविक परिवर्तन जो है, उसको संधि कहते हैं। ठीक है, तो जो आपका संधि की परिभाषा है ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है मेंस के हिंदी के पेपर में, ये आपको पता होनी चाहिए। संधि की परिभाषा क्या है? संधि का अर्थ क्या है? संयोग या मेल या समझौता। संयोग, मेल या समझौता, इसका अर्थ है संधि का। जब दो शब्द पास पास आते हैं, जब दो शब्द पास पास आते हैं, तब उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को अलग अलग उच्चारित ना करते हुए, अलग अलग उच्चारित ना करके उन्हें मिला देते हैं। इस प्रकार के नया ही शब्द बन जाता है। इस प्रकार से एक नया ही शब्द बन जाता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन, पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल होता है। पहले शब्द के अंतिम अक्षर का और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल होता है। सामान्यतः अक्षरों की इसी मिलावट को संधि कहते हैं। तो एक निष्कर्ष अगर मैं निकालूं इसका, पास पास आए हुए दो वर्णों के मेल से जो विकास उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देव, इंद्र, तो पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का जो मेल होता है देवेंद्र बन जाता है। तो ये एग्जाम्पल है संधि का। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको संधि समझा दिया क्या है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपका भानुदय, तो भानु प्लस उदय, ये बनेगा आपका भानुदय। भानुदय, तो आप देख सकते हो पहले शब्द की अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर को मिलावट हुई। ये छोटा ऊ था और ये भी छोटा ऊ था, ये दोनों मिलके बड़ा ऊ का निर्माण करता है और ये आपका भानुदय बन जाता है। ठीक है, ये अक्षर इस तरीके से एक अक्षर बन जाता है। ठीक है, तो पास पास आए हुए दो वर्णों के मेल से विकास उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से डिक्टेट कर देती हूँ, आप खुद से ये नोट्स बनाए तो ज्यादा बेटर होगा। मैंने भी खुद से मेहनत की थी, तो अपने खुद के नोट्स जरूर बनाए आप। ठीक है, संधि परिभाषा, संधि का अर्थ है संयोग, मेल या समझौता। जब दो शब्द के पास पास आते हैं तब हम उच्चारण की सुविधा के लिए उन दोनों को अलग अलग उच्चारित ना करके उन्हें मिला देते हैं।
इस प्रकार एक नया ही शब्द बन जाता है और शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल होता है। सामान्यतः अक्षरों की इसी मिलावट को संधि कहा जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ ली हमारी संधि की डेफिनेशन। तो अब आते हैं हम मेन संधि में। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधि होती है, हमने पढ़ा। स्वर संधि पे पहले आते हैं हम। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब स्वर स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ, रमा प्लस ईश। रमा प्लस ईश क्या बनेगा आपका? बताएंगे? रमा प्लस ईश, रमा प्लस ईश बनेगा रमेश। रमेश। ठीक है, तो स्वर संधि में कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? इसमें स्वर और स्वर मिलते हैं आपस में। स्वर संधि के कुल मिलाकर 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादी संधि। ये 5 मेन जो भेद होते हैं वो स्वर संधि के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि क्या होती है? दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि, जो भी बोले आप। दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि जब एक शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रारंभिक स्वर समान हो तो दोनों स्वरों के संयोग से एक दीर्घ स्वर बनता है। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। एक स्वर का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का प्रारंभिक स्वर जब समान हो तो दोनों स्वरों के संयोग से एक दीर्घ स्वर बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे भी हम देखेंगे आगे। आप देख सकते हो, ये छोटा आ दोनों मिला बड़ा आ बना। एक छोटा आ बड़े आ के साथ मिलेगा तो ये बड़ा आ ही बनाएगा। इस तरह से ई छोटी ई मिलके बड़ी ई बनाएगी, और कोई भी बड़ी ई छोटी ई के साथ मिलेगी तो बड़ी ई ही बनाएगी। फाइनल जो आउटपुट होगा वो बड़ी मात्राओं का ही होगा। ये आप देख सकते हो इसमें भी। ठीक है, तो ये मैंने भी अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिखा है। 2 स्वर्ण मिलकर जब दीर्घ हो जाते हैं, जब अ के साथ आ मिल जाता है तो बड़ा आ बनता है। ई के साथ ई बन जाता है तो बड़ी ई बनता है। ठीक है, जब ऊ के साथ ऊ बन जाता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी लिख भी दिया है और समझाया भी आपको। इसका उदाहरण समझ लेते हैं, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं दीर्घ संधि का। जैसे रत्नाकर। एक तो ये डिवाइस कनेक्ट होते होते पता नहीं क्या हो जाता है अचानक से। हो गया, ओके। उदाहरण, रत्न प्लस आकार, आकर, रत्नाकर। आप देख सकते हो ना और बड़ा आ है तो एक आ की मात्रा बन चुका है यहाँ पे, रत्नाकर। पुरा प्लस अवशेष, पुरावशेष। परा प्लस अर्ध, परार्ध। पर प्लस आधीन, पराधीन। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। अति प्लस उत, अतीत। नदी प्लस ईश, नदीश। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। आप देख सकते हो बड़े ऊ की मात्रा बड़ा ऊ ही देगा। छोटे ऊ की मात्रा ई की मात्रा थी यहाँ पे उत था तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा बन गया वो। ठीक है ना, अति प्लस इत, अतीत। नदी प्लस ईश, दोनों बड़ी की मात्रा थी, फाइनल आउटपुट में बड़ी की मात्रा हुआ। ब्लू प्लस ऊपरी, यहाँ पे छोटा ऊ यहाँ पे बड़ा ऊ, फाइनल आउटपुट बड़ा ऊ ही होगा, भुपरी। मात्र प्लस ऋण, मात्रण। विधा प्लस अर्थी, विधार्थी, विद्यार्थी। विधा प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल है सारे दीर्घ संधि के। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम गुण संधि। सेकंड है हमारी गुण संधि। जो सेकंड भेद है, जो दूसरा भेद है संधि का, स्वर संधि का, वो है गुण संधि। गुण संधि क्या होता है आपका? जब एक शब्द का अंतिम स्वर आ या बड़ा आ और दूसरे शब्द का प्रारंभिक स्वर ई या छोटी ई या बड़ी ई और ऊ और बड़ा ऊ हो तो उनके संयोग से बड़े ए से ऐनक वाला ए या ओ से ओखली का निर्माण होता है। इसे गुण संधि कहते हैं। मतलब 2 नए स्वर बनकर आते हैं। जब ये 2 मिलते हैं तो ये नया स्वर बनकर आता है आपका। ये 2 मिलते हैं तो ये एक नया स्वर बनकर आता है, और ये 2 मिलते हैं तो एक ये आपका रैप स्वर बन के आता है। इसका उदाहरण आप समझ सकते हो, रत्न प्लस इश, रत्नेश। आप देख सकते हो ना और बड़ी ई मिली, ए की मात्रा बन गई, इसका निर्माण हुआ। ठीक है, महा प्लस उदय, महोदय। ओ से ओखली वाली मात्रा का निर्माण हुआ जब आ और उ मिले। महा प्लस ऋषि, महर्षि। यदि आ या आ के बाद ई आए तो ए और उ आए तो ओ, और री से ऋषि आए तो अर हो जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से शॉर्ट में इसमें मैंने लिख भी दिया है, ये समझ सकते हैं। तो ये होता है आपका गुण संधि, ये नई मात्राओं का निर्माण होता है इसमें। नेक्स्ट है आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है आपका? वृद्धि संधि संस्कृत भाषा में वर्णों की मेल से बनने वाली एक संधि है। ठीक है, इसमें 2 वर्ण या स्वर मिलकर एक नया दीर्घ स्वर या स्वर युगम बनाते हैं। इसे वृद्धि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक स्वर का उच्चारण दीर्घ हो जाता है। ठीक है, इसमें एक स्वर का उच्चारण बढ़ जाता है, दीर्घ हो जाता है। एक तरीके से बड़ी मात्राएं आ जाती है। अभी तक ए नया स्वर बना है यहाँ पे गुण संधि में, अब इसका मात्रा बढ़ गई, बड़ी ए। के साथ बड़ा ए से ऐनक मिला तो बड़ी ए की मात्रा उभर कर आई। ऐसे ही बड़े
औ से औरत वाली दो एक अलग मात्रा उभर कर आई। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तथा प्लस ए तथैव, महा प्लस औषधि मोहौषधि। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका वृद्धि संधि का। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मत प्लस एकता मतैकता, सदा प्लस एव सदैव। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके वृद्धि संधि के। नेक्स्ट आता है आपका यण संधि। ये चौथा भेद है आपका संधि का। यण संधि, जब कोई शब्द ई उ पर समाप्त होता है और उसके बाद दूसरा शब्द स्वर आ आदि से आरंभ होता है, तो ई का परिवर्तन या में और उ का परिवर्तन वा में हो जाता है। तो यण संधि में आप देख लेना, इसका परिवर्तन या में हो जाता है, उ का परिवर्तन वा में हो जाता है और ये ऋषि ऋषि का रा में हो जाता है। तो ये आपको या वा दिख जाना शब्दों में, आप समझ जाना यण संधि है वो। और प्लस विजातीय स्वर। ठीक है, उदाहरण के तौर पे पहले देखते हैं क्या है। अधि प्लस आदेश, अधि प्लस आदेश। अब ये क्या बना, अध्यादेश, या आ गया ना यहाँ पे। सु प्लस आगत, सुआगत, वा आ गया ना यहाँ पे। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा, त्रा आ गया ना यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, जब आपको शब्दों में या वा त्रा ऋषि वाला रा ये सब दिखने लग जाए तो समझ जाना वो यण संधि है आपका। ठीक है, इति प्लस आदि इत्यादि, या आ गया यहाँ पे। अनु प्लस ए अन्वय, वा आ गया ना। तो आप देख सकते हो वो आपका ई जो है वो या में बदल गया, उ जो है वो वा में बदल गया, री से ऋषि रा में बदल गया। तो ये है आपका यण संधि। लास्ट है जो स्वर का भेद, वो है अयादि संधि। इसमें ए जो है वो ए में बदल जाता है, ए से एनक आपका आय में बदलता है, और ओ से ओखली अव में, और औ से औरत वाला औ आपका आव में बदल जाता है। तो ये चीजें याद रखना, ये बहुत मेन पॉइंट है। मैंने बहुत शॉर्ट में और सीधा आपको मैंने अब बनाकर दिए हैं ये नोट्स, और प्लस विजातीय स्वर। मैं चाहूंगी आप खुद के ये नोट्स बनाएं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं इसकी या सारी चीजों की, तो आप क्या करेंगे खुद। तो मैं इतनी मेहनत करके अपने खुद के जो मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी तो उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस आपसे रखूंगी कि आप खुद से ये नोट्स अपने नोटबुक में अपनी हैंड राइटिंग में बनाएं। इट विल बी बेनिफिट फॉर यू ओनली, मेरे लिए नहीं होगा वो कुछ काम, आपके लिए ही होगा। इसमें बस चुपचाप वीडियो देखते रहोगे या कमेंट करके मुझसे इसकी पीडीएफ मांग लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आप इसके खुद के नोट्स बनाइए। ये सब कुछ क्रक्स है जो एक तरीके से मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है ना, आपको डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना है, बस अपने जो मैं दे रही हूँ उसको खुद का नोट्स बना के खुद अपने आप से रिवाइज कर लिया, इट्स मोर देन इनफ। सच कह रही हूँ मैं ये, आप ठीक है, बिलीव मी। तो अयादि संधि के बारे में हमने देख लिया। इसमें आपका जब कोई शब्द ई उ री से ऋषि पर समाप्त होता है और उसके बाद स्वर आ आदि से आरंभ होने वाला दूसरा शब्द आता है, तो स्वर अ आय अव आव या अरवी में बदल जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। एक एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे नयन, नयन में ने प्लस अन, नायक नै प्लस अक, नायिका नै प्लस इका, पवन पो प्लस अन, पावक पौ प्लस अक, पवित्र पौ प्लस इत्र। तो ये सारे उदाहरण हैं आपके अयादि संधि के। ठीक है, ये मैंने भाषा के तौर पे भी लिखा है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारा, अब देख लिया हमने स्वर संधि में 5 भेद होते थे हमारे, ये हमने कवर कर लिए स्वर संधि के। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ये 5 भेद हमारे कवर हो गए स्वर संधि के। अब नेक्स्ट आते हैं हम व्यंजन संधि पे। व्यंजन संधि क्या है, इसमें काफी सारे रूल्स हैं व्यंजन संधि में, वो समझना है अच्छे से। उसे बार बार रिवाइज करोगे आपको समझ में आ जाएंगी, चीजें याद भी हो जाएंगी। पहला दिन है, पहली वीडियो है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, आराम से समझना। वीडियो को पॉज कर करके बार बार रिपीट करना, देखना, खुद के नोट्स बनाना, आपको ये सब चीजें समझ में और क्लियरिटी से आ जाएंगी। तो पहला नियम पढ़ते हैं हम व्यंजन संधि में। अच्छा, व्यंजन संधि में आपका व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर और स्वर व्यंजन, इन 3 तरीके से मेल होता है। तो जो पहला नियम है व्यंजन संधि में, मैं वो डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। नियम 1, यदि स्पर्श वर्गों के प्रथम वर्णों के बाद किसी भी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण का आए तो स्वर आए, तीसरे या चौथे वर्ण आए या स्वर आए, या रा वा आए, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। जैसे का चा टा ता पा अपने तीसरे में या चौथे स्वर में बदल जाता है, जैसे या और रा और वा। ठीक है ना, वाक दान, तो का किस में बदल गया, अपने वर्ग के तीसरे में, गा में। ठीक है, वाक ईश वागीश, जयत रथ जयद्रथ। ठीक है, सद्भावना सद्भावना, पृष्ठ आनंद पढ़ानंद। ठीक है ना, आप देख सकते हो ये। तो एक अपना जो है तीसरे में बदल रहा है। नियम 2, यदि स्पर्श वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद कोई अनुनासिक वर्ण या पंचमाक्षर आए तो संधि के बाद प्रथम वर्ण अपने अनुनासिक में बदल जाता है। जैसे का चा टा ता पा प्लस अनुनासिक वर्ण, ये अपने पंचमाक्षर यानी 5वें वाले पार्ट में बदल जाता है। जैसे वाक प्लस में वाग में, तत् प्लस में तन में,
पष्ट प्लस मास, क्षण प्लस मास क्षणमास, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। देख सकते हो आप, ता किसमें बदल गया, ना में, ता किसमें बदल गया, ना में। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका नियम तीसरा, ता के बाद चा या छा आए, ता के बाद चा या छा आए तो संधि के बाद ता चा में बदल जाता है, संधि के बाद ता चा में बदल जाता है। तो चा, ता और दा आपका चा में बदल जाएगा अगर उसके बाद चा छा आ रहा है संधि में। ठीक है, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, शरण प्लस चंद्र शरण सरचंद्र, उत प्लस चारण उच्चारण, सचित्र सत प्लस चरित्र सचित्र। ठीक है, भरत प्लस छत्र भरत्र। नियम चौथा, त और द के बाद अनंत जा आए तो संधि के बाद त द जा में बदल जाता है। आप देख सकते हो, ये त द के बाद जा आए तो ये त द आपका जा में बदल जा सकता है। एग्जाम्पल है उज्जवल, उज्जवल इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है ना, उत प्लस ज्वल उज्जवल, सत प्लस जन सज्जन, विपद प्लस जाल विपजाल। ठीक है, नियम 5, आई होप मैं क्लियर हूं आप लोगों को। नियम 5 क्या है, त के बाद ट आए तो संधि के बाद त टा में बदल जाता है, तथा ता के बाद अगर ड आए तो त ये वाले ड में बदल जाता है। ततत प्लस टीका तटीका, उत प्लस जयन उड्डयन। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके नियम 5 के। नियम 6, अगर आपको भाषा समझ में नहीं आ रही लिखी हुई, पहला टाइम आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, न्यू हो आप, फ्रेशर हो, तो एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल को देख के समझो, फिर दोबारा सेंटेंस पढ़ो, फिर आपको और क्लियर होगा। इस तरीके से मैंने हर चीज के साथ एग्जाम्पल दिए हैं आपको। नियम 6 क्या है आपके, त के बाद ला आए तो संधि के बाद त ला में बदल जाता है। त के बाद अगर शब्दों में ला आ रहा है तो वो त ला में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण, तत् प्लस लीन तल्लीन, उत प्लस लेख उल्लेख, उत प्लस लास उल्लास, भरत प्लस लाभ व्रहलाभ। ठीक है, नियम 7, नियम 7 में त के बाद श आए तो त चा में बदलता है तथा श छा में बदल जाता है, त चा में और श छा में। ये मैंने शॉर्ट में भी बता रखा है। उत प्लस श्वास उच्छ्वास, उत प्लस शंकल उच्छृंखल। ठीक है ना, आप देख सकते हो ये। नियम 8, नियम 8 क्या है, त दा के बाद ह आए तो त द दा में तथा ह धा में बदल जाता है, त द दा में और ह धा में बदल जाता है। ये आप देख सकते हो, शॉर्ट की तरफ से मैंने दे भी रखा है बना के। उत प्लस हार उद्धार, तत् प्लस हीन तद्धित, पद प्लस हति पद्धति। ठीक है, नियम 9, नियम 9, माँ के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आए, माँ के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आए तो संधि के बाद माँ अनुस्वार में बदल जाएगा या आगे आने वाले वर्ण में के पंचमाक्षर में, आगे आने वाले वर्ण के पंचमाक्षर में। तो माँ के बाद कोई भी वर्ण आए तो वो माँ अनुस्वार में या आगे आने वाले के वर्ण के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे सम प्लस च संचय, धनंजय धनंजय, धनम प्लस जय धनंजय, सम प्लस श ये क्या है, सम प्लस श इसे रखो, इसे रहने दो, सम प्लस लयन सलयन, घम प्लस टा घम प्लस टा घंटा। धनंजय इस तरीके से लिखते हैं, स्पेलिंग वाला भी आता है कभी कभी, ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला आपका होता है इसमें। ठीक है ना, नियम 10, 10वां नियम जो है वो आपका, रा श के बाद ना आए और इनके बीच कोई स्वर का मा या रा वा हो तो संधि के बाद ना जो है रा में बदल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो, ऋषि ऋषि प्लस ना ऋण, प्रा न प्राण, परि न परण्य। आप देख सकते हो ना रा में बदल जाएगा। नृष ना तृषा, पोष अन पोषण। ठीक है, नियम 11, छ से पहले कोई स्वर हो तो संधि के बाद छ च छ में बदल जाता है। स्वर प्लस चा किस में बदल गया, च छ में। आच्छादन अच्छादन, परिच्छेद परिच्छेद, अनुच्छेद अनुच्छेद, विच्छेद विच्छेद। ठीक है, आप देख सकते हो उदाहरण। नियम 12, नियम 12 बस 14 ही नियम है इसमें। नियम 12, श के बाद त था आए तो संधि के बाद त थ क्रमशः ट ठ में बदल जाता है। जैसे पृष्ठ पृष्ठ पष्ठ। 13वां नियम, ई उ के बाद ए आए तो संधि के बाद स श में बदल जाता है। ठीक है, जैसे निषेध निषेध, विषम विषम, अभिषेक अभिषेक, युधिष्ठर युधिष्ठर। ठीक है, ये उदाहरण है नियम 13वां के। 14वां नियम और अंतिम नियम है, व्यंजन संधि में ना के बाद कोई वर्ण आए तो संधि होने पर ना का लोप हो जाता है। ना के बाद कोई भी वर्ण आए तो संधि होने पर ना का लोप हो जाता है तथा माँ से पहले की मात्रा का दीर्घीकरण हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है,
ना के बाद कोई वर्ण आए तो संधि का लोप हो जाता है, ना का लोप हो जाता है, और माँ से पहले की मात्रा का दीर्घीकरण हो जाता है, मात्रा बड़ी हो जाती है। जैसे प्राणी मात्र, तो प्राणी मात्र, योगिन ईश्वर, योगीश्वर, हस्तन दंत, हस्तदंत, युवन अवस्था, युव अवस्था। ठीक है, तो ये हो गए आपके व्यंजन संधि के सारे नियम। 1 से लेकर 11 तक ये सारे नियम इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि कौन सी संधि है, इसका कौन सा वर्गीकरण हुआ है, या शब्द बता देंगे, आपको शब्द दे देंगे, ये कौन सी संधि का शब्द है, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आपको क्लियर होने चाहिए। आप बार बार पढ़िएगा, खुद के नोट्स बना के इसे रिवाइज करिएगा, एग्जाम्पल पढ़िए, फिर सेंटेंस पढ़िए, आपको समझ में आ जाएंगी। बहुत मैंने क्लैरिटी के साथ आपको इसमें लिख के समझाया भी है और बताया भी है। लास्ट करते हैं हम अपनी व्यंजन संधि हो गई, इसके बाद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो विसर्ग संधि हमने स्वर संधि कवर कर ली पहला, दूसरा हमने व्यंजन संधि कवर कर ली, तीसरा होने वाला है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग तथा स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग तथा स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। ये जो साइन देख रहे हो आप, ये इसे बोलते हैं विसर्ग, और इसमें स्वर और व्यंजन के मेल से उत्पन्न होने पार्ट को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, नियम 1, इसमें 5-6 नियम है कुल मिला के। तो नियम 1 क्या है विसर्ग संधि में? यदि विसर्ग से पहले का वर्ण अकारांत हो, अर्थात अ स्वर पर समाप्त हो, और उसके बाद का अक्षर थ, र, ल, व या ह हो, तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में होता है। अक्रांत विसर्ग के बाद जब थ, र, ल, व या ह आदि वर्ण आते हैं तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ये आपका अक्रांत स्वर हो गया, विसर्ग हो गया। तेरहवा तीसरा या चौथा थ, र, ल, व, इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा? ओ से ओखली में। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हो, मन प्लस जय मनोज, सर प्लस वर सरोवर, प प्लस द पयोद। ठीक है, इस तरीके से आप ये सारे उदाहरण यहाँ से देख सकते हो। नियम दूसरा, जब विसर्ग स्वर पर समाप्त होता है, जैसे अ, ई, उ, विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर अ, ई आदि या ला वा हा आता है, तो इस स्थिति में विसर्ग का परिवर्तन रा में हो जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे ये समझा रखा है मैंने, और ये अक्रांत व आक्रांत को छोड़कर। उदाहरण देख लेते हैं, नी प्लस जल निर्जल, र और आमला, तो वो आपका इस तरीके से र में बदल गया। ठीक है ना, निश प्लस आशा निराश, र और आमिला। ठीक है ना, इस तरीके से और उदाहरण भी आप समझ सकते हो। नियम तीसरा, पहला शब्द इक्रांत या उक्रांत पर समाप्त हो, दूसरा शब्द क ख प फ वर्णों से शुरू हो, और तीसरा इस स्थिति में विसर्ग श में बदल जाता है। जब ऐसी स्थिति आती है तो जो विसर्ग है वो श में बदल जाता है। आप देख सकते हो, जैसे आपका इक्रांत प्लस उक्रांत, ये वह है आपका प्लस क ख प्लस प फ, ये आपका श में बदल जाता है। उदाहरण देख लेते हैं आपका, निकपट निष्कपट, निष्कपट, ये देख सकते हो आप। निपाय निष्पाय, निकटक निष्कंटक, दुष्कर, तो ये किस में बदल गया आपका? शा में बदल गया, दुष्कर। ठीक है, अविकार अविष्कार। ठीक है, निकर्ष निष्कर्ष। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके तीसरे नियम के, जिसमें आपका जो ये विसर्ग है एक तरीके से ये श में बदल गया है। नेक्स्ट है नियम 4, पहला शब्द ई इक्रांत या उ उक्रांत पर समाप्त हो और दूसरे शब्द का पहला अक्षर रा हो, अगर दूसरे शब्द का पहला अक्षर अगर रा हो, तो इस स्थिति में विसर्ग का परिवर्तन ई से इस ई में हो जाता है, और इस ऊ से बड़े ऊ में हो जाता है, मतलब बड़ी मात्रा में हो जाता है एक तरीके से। इक्रांत उक्रांत प्लस रा अगर आ रहा है तो ये बनता है। ये फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले से आपको और क्लैरिटी होगी। उदाहरण देख लो, नीरस नीरस बड़ी मात्रा में बन गया, नीरज नीरज बड़ी मात्रा में बन गया, दुराव दुराव बड़ी मात्रा आ गई, चक्षुरोग चक्षुरोग। ठीक है ना, नीरव निरोग दुराज। नियम 5वां, विसर्ग और वर्ण मध्य परिवर्तन करते हैं। जब विसर्ग के बाद वर्ण च छा हो तो विसर्ग का परिवर्तन शा में हो जाता है। जब विसर्ग के बाद वर्ण ट ठा हो तो विसर्ग का परिवर्तन श में हो जाता है, और जब विसर्ग के बाद वर्ण ता था हो तो विसर्ग का परिवर्तन स में होता है। ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये उदाहरण देख लीजिए, निश्चय, कश्चित, हरिचंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, नेक्स्ट नियम 6, पहला शब्द अक्रांत पर समाप्त होता है तथा दूसरा शब्द क ख प या फ बड़ों से शुरू होता है। इस स्थिति में जो विसर्ग है वो कोई परिवर्तन नहीं करता। नियम 6 में विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता अगर दूसरा शब्द क ख प या फ बड़ों से शुरू होता है। ठीक है, आप देख सकते हो ये अक्रांत और ये शब्द हुआ
जब ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाए इसके विसर्ग के बाद, तो उसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे प्रातःकाल, प्रातःकाल, अंतकरण, अनंतकरण, मन कामना, मनोकामना, अधपतन, अधपतन, अंतपुर, अनंतपुर। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ये उपवाद है, ये उदाहरण हो गए। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जब आपको ये अक्षर देखने को मिलेंगे। तो ये आपका विसर्ग संधि भी खत्म होता है। तो टोटल हमने आज अपनी स्वर संधि भी कर ली, जिसमें 5 भेद देखे हमने। व्यंजन संधि कर ली, जिसमें हमने 14 रूल्स, 14 नियम देखे। फिर हमने विसर्ग संधि करी व्यंजन संधि के बाद, जिसमें हमने 6 नियम देखे, और सबके साथ मैंने आपको उदाहरण दिए, आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझाया। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहली बार जो देख रहा है, ऑफ कोर्स उसको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट घबराओ मत। मुझे भी हुई थी स्टार्टिंग में, लेकिन बार बार पढ़ती गई, एग्जाम कई बार आए, कई बार पढ़ा, कई बार रिवीजन किया, तो अब बहुत चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, आपको भी हो जाएंगी। जो फर्स्ट टाइमर है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप खुद के नोट्स बनाओ, चीजों को देखो। हरदेव भारी की मैंने आपको बुक बताई है, वो रेफर कर रही हूँ मैं आपको। आप एक बुक से ग्रो थ्रू करना है, चीजों को और डिटेल में समझना है तो उससे समझो। नहीं तो ये सच बताऊं, आपको इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई भी चीज पढ़ने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मोर देन इनफ मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। ठीक है, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको परिभाषा भी दी है, आपको हर चीज मैं इसमें प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से फुल सोर्स है, जो खुद से मैंने रिसर्च करके बनाया है, बुक से भी मैंने पढ़ा है, सब कुछ मिला जुला के मैंने आपको दिया है। आप इसको अच्छे से इसका खुद के नोट्स बना के पढ़िए और फायदा उठाइए। आई होप आई वॉज क्लियर इन दिस लेक्चर। ये हमारी हिंदी लेक्चर की दूसरी क्लास है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। एंड प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके बच्चों को जोड़े इस चैनल से, और मैं धीरे धीरे सारी चीजों पे आपको टॉपिक्स और वीडियोस बना के देती रहूंगी। So God bless you guys. See you again.